अपनी पूरी जिंदगी में इंसान कई तरह के उतार चढ़ाव देखता है। आम इंसान से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक अच्छा और बुरा टाइम देखते हैं, जहां कुछ लोग बुरे समय में अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं और फिर से उठ खड़े होते हैं। वहीं कुछ लोग इतनी जल्दी हार मान लेते हैं और एक के बाद एक गलत फैसले करते चले जाते हैं, जिससे उनका बुरा समय और भी बदतर हो जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कोलकाता के डे फैमिली में, जहां बुरे वक्त के डर से पूरा परिवार खुद को खत्म करने का फैसला कर बैठा। पर घर के बेटे ने इस पूरे घटनाक्रम का जो खुलासा किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आत्महत्या से हत्या के घटनाक्रम में जिंदा बचे एक बच्चे की कहानी, जिसे एक नहीं बल्कि तीन बार मारने की कोशिश की गई। आज की हमारी कहानी है कोलकाता से। 19 फरवरी 2025 के अर्ली मॉर्निंग कोलकाता की सड़कों पर एक कार तेजी से भागती चली जा रही थी। सुबह 3:30 बजे के करीब ये कार EM बाईपास पर मेट्रो के कंस्ट्रक्शन साइट पर एक पिलर से जोर से टकराती है। वहाँ तेज धमाका होता है। टक्कर बहुत जोरदार थी। कंस्ट्रक्शन साइट के मजदूरों ने ही पुलिस को कॉल की। पुलिस ने आकर देखा तो कार में 3 लोग सवार थे जो बुरी तरह से घायल थे। ये 2 अधेड़ उम्र के पुरुष और एक टीनेजर लड़का था। इन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इनका इलाज शुरू हुआ। कुछ घंटों के इलाज के बाद इनमें से एक को होश आया। तब डॉक्टर से इजाजत लेकर पुलिस ऑफिसर्स इनसे पूछताछ करने पहुंचे। उस शख्स ने बताया कि उसका नाम प्रणव डे है। गाड़ी में उसका छोटा भाई प्रसून डे और 14 साल का बेटा प्रतीक भी था। पुलिस ने उससे एक्सीडेंट के बारे में पूछा तो प्रणव ने कहा, पहले मैं आपको अपने घर का एड्रेस बता रहा हूँ, आप वहाँ एक पुलिस टीम भेजें, वहाँ आपको घर में 3 लाशें मिलेंगी। पुलिस वाले ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि वो तो एक एक्सीडेंट केस की जांच करने वहाँ पहुँचे थे। फौरन एक पुलिस टीम को उस पते पे भेजा गया। ये ईस्ट कोलकाता के टंगरा इलाके की पॉश कॉलोनी में एक 4 मंजिला मकान था, जिसका एड्रेस था 21C अटल सुर लेन। सुबह 9 बजे के करीब जब पुलिस की गाड़ियां इस घर के बाहर पहुंची, तब इलाके के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे। पुलिस टीम ने घर में जांच की तो दूसरी मंजिल के अलग अलग बेडरूम से 3 शव बरामद हुए, 2 महिलाओं के और एक 13 साल की लड़की का। ये घर था डे फैमिली का, जिसमें 48 साल के प्रणय डे, उनके छोटे भाई प्रसून डे और प्रणव का 14 साल का बेटा प्रतीक इस वक्त हॉस्पिटल में थे। घर से जो 3 लाशें मिली वो थी प्रणय की पत्नी सुदेशना, प्रसून की पत्नी रोमी और प्रसून की 13 साल की बेटी प्रियमवदा की। दोनों महिलाओं की कलाइयां कटी हुई थी। इसके साथ ही उनके गले पर भी कट का निशान था। बेटी के शरीर पर तो कोई कट का निशान नहीं था, लेकिन उसके चेहरे, गले और हाथों पर खरोच के निशान जरूर थे। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। टंगरा इलाके की उस गली में मीडिया पहुंच चुकी थी। घर के आसपास रहने वाले लोग हैरान और परेशान थे कि आखिर इस घर में क्या हुआ है। पता चला डे फैमिली का अच्छा खासा चमड़े का बिजनेस था। ये काफी लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाली फैमिली थी। टंगरा की पॉश कॉलोनी में इनका 4 मंजिला मकान था, जिसमें कुल 6 लोग ही रहते थे। प्रणव डे, प्रसून डे, उनकी पत्नियां रोमी और सुदेशना और 2 बच्चे, 14 साल का प्रतीक और 13 साल की प्रियमवदा। दोनों भाई बिजनेस में बिजी रहते थे और पत्नियां घर परिवार में। इनका पड़ोसियों से ज्यादा कांटेक्ट नहीं था, पर रहन सहन से ही इनकी रईसी का पता चलता था। बड़ा घर था, कई गाड़ियां और फैक्ट्रीज वगैरह भी थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ, ये सभी जानना चाहते थे। पुलिस भी इन सवालों के जवाब तलाश रही थी। अब हॉस्पिटल पहुंचकर एक बार फिर से प्रणय और प्रसून से पूछताछ शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि घर में उन तीनों ने खुदकुशी की है। प्रणय का कहना था कि दरअसल हम सभी 6 लोग एक साथ जान देना चाहते थे। 3 लोगों के मरने के बाद हमारी हिम्मत जवाब दे गई। पहले हम छत से कूदकर मरना चाहते थे, पर फिर हम कार लेकर घर से निकले। सोचा था कि कहीं तेज स्पीड में एक्सीडेंट करेंगे और मर जाएंगे, और हमने यही किया, पर बदकिस्मती से हम बच गए। जब उनसे ऐसा करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका चमड़े का अच्छा खासा बिजनेस था, जो विदेशों तक फैला हुआ था। लेकिन 2020 में कोरोना के चलते बिजनेस पर असर पड़ा। 2023 तक रशिया से चले आ रहे उनके 3 कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गए, तो घर में फाइनेंशियल तंगी आने लगी। पर इनके रहन सहन में कोई फर्क नहीं आया था। दोनों भाइयों ने कुछ और काम ट्राई किए, जिसके लिए बैंक से लोन लिए गए, पर वो काम भी चल नहीं पाए। कर्जा सर पर बढ़ता जा रहा था। पुराना कर्जा उतारने और नए काम के लिए फिर से लोन लिए गए।
पर क्योंकि कोई काम चल ही नहीं रहा था तो कोई कमाई नहीं थी, जिसकी वजह से कर्जा उतारने में इन्हें दिक्कत आ रही थी। इन्होंने अपनी कुछ जमीन बेची, घर के गहने गिरवी रख दिए, पर कोई बात नहीं बन पाई। ये कुल 6 प्राइवेट बैंक्स और 2 फाइनेंशियल कंपनी से काफी कर्जा ले चुके थे और ये रकम करोड़ों में थी, जिसे चुकाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था। इनके बैंक अकाउंट्स खाली हो चुके थे, यहाँ तक कि कुछ महीने पहले ये 4 मंजिला मकान भी गिरवी रखा जा चुका था। इन्होंने कुछ चेक भी इशू किए थे जो बाउंस हो चुके थे। बैंक से रिकवरी एजेंट्स इनके फैक्ट्री और घर के चक्कर लगा रहे थे। इस कर्ज के दलदल से निकलने का इन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। माली हालत खस्ता हो चुकी थी। इन्हें डर सता रहा था कि किसी भी दिन रिकवरी एजेंट इन्हें दुनिया के सामने बेइज्जत करेंगे और घर से भी निकाल देंगे तो उनका क्या होगा। इस अपमान से बचने का उन्हें एक ही रास्ता नजर आया कि पूरे परिवार के लोग एक साथ अपनी जान दे दें। पहले बच्चों को इस प्लान में शामिल नहीं करना था। फिर दोनों भाइयों ने अपनी बीवियों को समझाया कि बिजनेस और घर सब बर्बाद हो चुका है, हम भी मरने का फैसला कर चुके हैं, तो ऐसे में बच्चे किसके सहारे जिंदा रहेंगे, हमारे बाद इनका क्या होगा। तब भारी मन से सभी तैयार हो गए, लेकिन बच्चों को इस बारे में कुछ बताया नहीं गया था। घर में 6 लोगों को मरना था। पहले 3 लोगों के मरने के बाद बाकी 3 लोग घर से कार लेकर निकले और एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल पहुंच गए। अभी तक सुनाई इस कहानी में पुलिस को कोई झोल तो नजर नहीं आ रहा था, पर फिर भी कुछ सवाल ऐसे थे जो पुलिस को परेशान कर रहे थे। जैसे मरने के लिए एक्सीडेंट का तरीका अपनाना बहुत ही अजीब था। दूसरा, घर में 3 मौतों के बाद इनके घर से निकलने, फिर एक्सीडेंट के टाइमिंग में काफी गैप था। ऐसे कुछ सवाल तो थे, पर फिर भी इनकी कहानी अभी तक सच्ची लग रही थी। इस तरह के ना जाने कितने केसेस हमें देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। पता नहीं लोग ऐशो आराम की जिंदगी खोने के डर से इंसानी जान जैसी अनमोल चीज को क्यों जाया करने का फैसला कर लेते हैं और अपने साथ साथ मासूम बच्चों की भी जान लेने से पीछे नहीं हटते, जिनका इन हालात में कोई कसूर नहीं होता। खैर, जांच चल रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें बताया गया कि 13 साल की प्रियंवदा की मौत जहर की वजह से हुई थी। लेकिन दोनों महिलाओं सुदेशना और रूमी की मौत शरीर पर लगे कट की वजह से हुई थी, जिससे काफी खून बह गया था। लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि ये कट उन्होंने खुद नहीं लगाए हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। एक हाथ कटने के बाद दूसरे हाथ पर कट मारना या दोनों हाथों पर कट होने के बाद खुद गला काटना किसी नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर पहले गला काटा जाए तो उसके बाद तो कुछ और करना मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए डॉक्टर्स का कहना था कि ये कट उन्होंने खुद नहीं लगाए हैं, यानी ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक मर्डर हो सकता है। अब इस नई थ्योरी की जांच के लिए फिर से प्रणय और प्रसून से पूछताछ हुई। दोनों ने थोड़ा अलग अलग तरीके से लेकिन वही कहानी दोहराई। अब पुलिस ने प्रणय के नाबालिग बेटे प्रतीक से पूछताछ शुरू की। वो काफी डरा और सहमा हुआ था, लेकिन इस पूछताछ में प्रतीक ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले दंग रह गए। और ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कर्जे के बोझ तले डे परिवार के लोगों की सुसाइड और एक्सीडेंट की कहानी अब एक मर्डर केस में बदल गई थी, जब प्रतीक ने पुलिस को बताया कि घर में मरने वाले तीनों लोगों ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसके चाचा प्रसून ने उन तीनों की हत्या की थी, जिसमें उसके पिता प्रणय ने भी उनकी मदद की थी। और इस बात ने तो पुलिस को बुरी तरह चौंका दिया जब प्रतीक ने कहा कि उसके चाचा और पिता ने खुद प्रतीक को 3 बार मारने की कोशिश की। प्रतीक ने बताया कि किस तरह से बिजनेस ठप होने के बाद घर में पैसों की तंगी होने लगी थी। कुछ समय तक तो बच्चों को इसका एहसास नहीं हुआ, पर जल्दी ही घर की माली हालत अपना असर दिखाने लगी। घर में सभी परेशान थे। फिर वो दिन भी आया जब घर के बड़ों ने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। 16 फरवरी 2025 की रात प्रणय, प्रसून, सुदेशना और रोमी अपनी जान देने के फैसले पर बातचीत कर रहे थे कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जिल्लत, अपमान और बदनामी से बचने का यही आखिरी रास्ता है कि हम सब अपनी जान दे दें। जब चारों घर के बड़े कमरे में बैठकर ये बातें कर रहे थे, उस वक्त इत्तेफाक से प्रतीक जाग रहा था और कमरे के बाहर खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। प्रतीक ने बताया कि पहले उसकी माँ और चाची इसके लिए तैयार नहीं थे, और खासकर बच्चों को जान से मारने के लिए तो वो बिल्कुल भी राजी नहीं थी। पर पापा और चाचा लगातार उन्हें समझा रहे थे। अब प्रतीक 14 साल का एक बच्चा ही तो था। उसे लग रहा था कि मम्मी पापा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सोचते हुए कुछ देर में वो जाकर सो गया
उसके सोने के बाद ये चारों लोग मरने के तरीके ढूंढने लगे। तब ये तय हुआ कि खीर जैसी चीज में नींद की गोलियां मिलाकर सबको खिला दी जाए, लेकिन प्रतीक और प्रियंवदा को इस बारे में नहीं पता था। इसके बाद ट्रायल के तौर पर 17 फरवरी को भी खीर बनाई गई। फिर फाइनली 18 फरवरी को भी खीर बनी, जिसमें नींद की गोलियां मिला दी गई। पर लगातार दूसरे दिन भी खीर बनने से तो प्रियंवदा ने अब खीर खाने से मना कर दिया। तो प्रणय और प्रसून दोनों ही परेशान हो उठे कि ऐसे तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। सबके मरने के बाद प्रियंवदा जिंदा बची रही तो उसका क्या होगा। प्रसून ने उसे डांटना शुरू किया और खीर खाने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। अब घर का माहौल वैसे ही काफी दिनों से बहुत टेंस था। अब ये प्लान बिगड़ता देख प्रसून बहुत गुस्सा हो गया। उसने प्रियंवदा को पकड़ा और जबरदस्ती खीर उसके मुंह में ठूसना शुरू कर दिया। इसी जोर जबरदस्ती के चलते प्रियंवदा के चेहरे, गले और हाथ पैरों पर खरोंचों के निशान पड़े। उसे जबरदस्ती बहुत सारी खीर खिला दी गई, जिसके खाते ही वो बेसुध हो गई। अब प्रणव ने उसे वही कमरे में बेड पर लिटा दिया। प्रतीक ये सब देखकर बहुत डर गया था, इसलिए सबके साथ उसने भी चुपचाप थोड़ी खीर खा ली। इसके बाद अब सभी नींद आने का इंतजार कर रहे थे, पर इन पांचों पर उन गोलियों का जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। ये लोग लगातार जग रहे थे। प्रणय ने प्रतीक से भी कई बार उसकी तबीयत के बारे में पूछा, लेकिन प्रतीक पर भी इसका कोई असर नहीं था। अब इन्होंने प्लान बी सोचना शुरू किया। प्रतीक अपने कमरे में था, उधर इन लोगों ने हाथों पे कट मारकर अपनी जान देने का फैसला किया। पहले सुदेशना और रोमी को कहा गया। उन्होंने कोशिश की, पर उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो दोनों बहुत घबरा रही थी। तब प्रणय और प्रसून ने खुद ही ये काम करने का फैसला किया। साथ के कमरे से आती हुई आवाजें सुनकर प्रतीक बाहर आकर कुछ सुनने और देखने की कोशिश कर रहा था। साथ के कमरे का थोड़ा दरवाजा खोलकर उसने देखा कि उसके चाचा ने कैसे बारी बारी उसकी माँ और चाची के हाथों की कलाइयाँ काट डाली और उसके बाद चाकू से उनका गला भी काट डाला। उनके चीखने की आवाज बाहर ना जाए, इसीलिए उसके पिता ने बारी बारी दोनों के मुंह को तकिए से दबा रखा था। अब ये देखकर प्रतीक बुरी तरह से घबरा गया और अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। जरा सोच कर देखिए उस बच्चे की दिमागी हालत क्या रही होगी जब वो अपनी माँ और चाची दोनों का कत्ल होते हुए देख रहा था, और कत्ल करने वाले कोई और नहीं, उसके चाचा और पिता ही थे। उधर कमरे में प्रणय और प्रसून को जब सुदेशना और रोमी के मरने की तसल्ली हो गई, तो पहले वो प्रियंवदा के कमरे में गए और वहाँ चेक किया तो उसकी सांसें रुक चुकी थी। इसके बाद प्रसून प्रतीक के कमरे में गया। प्रतीक सोने का नाटक कर रहा था। प्रसून ने उसकी सांसें चेक की। उसे जिंदा पाकर प्रसून ने तकिए से उसका मुंह दबाना शुरू कर दिया, पर तब तक प्रतीक इसके लिए तैयार हो चुका था। दरअसल वो योगा और प्राणायाम किया करता था, तो उसे लंबी गहरी सांस लेना और देर तक रोकने की प्रैक्टिस भी थी। इसीलिए प्रसून ने जब तकिए से उसका मुंह दबाया तो उसने अपनी सांसें रोक ली। जब प्रसून ने तकिया हटाकर दोबारा उसकी सांसें चेक की, तब भी प्रतीक ने यूं ही अपनी सांसें रोक रखी थी। उसे मरा हुआ समझकर प्रसून कमरे से बाहर चला गया। प्रतीक काफी देर तक यूं ही बिस्तर पर लेटा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तक 2 बार उसकी जान लेने की कोशिश की जा चुकी थी, पर किस्मत से वो दोनों बार बच गया था। करीब 1 घंटे बाद डरता डरता वो कमरे से बाहर निकला। साथ के कमरे में उसने देखा कि उसकी बहन प्रियंवदा बिस्तर पर यूं ही पड़ी है। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी सांसें रुक चुकी थी। दूसरे कमरे में उसकी माँ और चाची की खून से लथपथ लाशें पड़ी थी। अब उसने अपने पिता और चाचा को ढूंढना शुरू किया, पर वो कमरों में नहीं थे। जैसे ही उसने दूसरी मंजिल की बालकनी का दरवाजा खोला तो वहाँ उसके चाचा और पिता खड़े बातें कर रहे थे। वो उन्हें देखकर डर गया। प्रणय और प्रसून भी उसे सही सलामत देखकर बुरी तरह से चौंक गए थे। यहाँ खड़े होकर वो अपने मरने के लिए कोई तरीका सोच रहे थे। पहले उन्होंने अपने 4 मंजिला मकान की छत से कूदकर जान देने का तरीका सोचा, पर फिर इन्हें लगा कि हो सकता है कि छत से कूदने के बाद वो सिर्फ घायल हो, हाथ पैर तो टूटे, पर हो सकता है कि जान बच जाए। इसीलिए इन्होंने ये इरादा ड्रॉप कर दिया। काफी देर सोचने के बाद ये लोग रात 12:55 के करीब एक कार में बैठकर घर से निकल गए। तब वहाँ लगे एक सीसीटीवी में भी उस वक्त ये लोग कार में बैठते हुए दिखाई दिए। अगले 2 घंटे 40 मिनट तक ये लोग यूं ही कलकत्ता की सड़कों पर गाड़ी भगाते रहे। फिर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो लाइन के पिलर से गाड़ी को जोर से टकरा दिया। इस वक्त गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी। टक्कर बहुत जबरदस्त थी और ये सभी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, पर फिर भी किसी की जान नहीं गई।
प्रतीक की जान तो तीसरी बार बच चुकी थी। प्रतीक से पूछा गया कि जब उसे पता था कि पिता और चाचा घर में सबको मार रहे हैं और उसे भी 2 बार मारने की कोशिश की जा चुकी थी, तो वो उनके साथ कार में बैठकर क्यों गया। तो प्रतीक का कहना था कि घर में उसकी माँ, चाची और बहन 3 लोग तो पहले ही मर चुके थे। पिता और चाचा भी अपनी जान देने जा रहे थे, तो मैं जिंदा रहकर क्या करता। उसने बताया कि पिता और चाचा ने उसे रास्ते में एक अस्पताल के पास उतर जाने को भी कहा था, पर वो नहीं उतरा। अब प्रतीक के इस बयान के बाद आत्महत्या का ये केस पूरी तरह से पलटकर मर्डर केस बन गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं प्रणय और प्रसून का कार का ये एक्सीडेंट एक ड्रामा तो नहीं है। कहीं उन्होंने इस कर्जे की कहानी से बचने के लिए और लोगों की सिंपैथी पाने के लिए पहले घर में 3 मर्डर किए, फिर खुद को बचाने के लिए कार एक्सीडेंट का ड्रामा किया। ये एक साजिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से अपने शुरुआती बयान में उन्होंने घर में हुई हत्याओं को आत्महत्या का नाम देते हुए बचने की कोशिश की थी। इस ट्रेजिक इंसिडेंट का सबसे दुखद पहलू ये है कि कैसे बड़ों की हुई गलतियों का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। आलीशान घर, गाड़ियाँ और बिजनेस, ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला परिवार क्या इतना कमजोर था जो इस बुरे वक्त को झेल नहीं पा रहा था। एक साथ अपनी जान देने का ये फैसला एक दिन में अचानक नहीं हुआ था, बल्कि कई दिनों तक वो लोग इसकी तैयारी करते रहे। क्या इतने समय में घर के किसी भी मेंबर को ये समझ में नहीं आया कि वो लोग गलत कर रहे हैं। ऐशो आराम की जिंदगी ना होना इतना बुरा है कि इंसान अपनी जान देने पर उतारू हो जाए। प्रतीक न सिर्फ अकेला इस वक्त जीवित है, बल्कि उसने अपनी आंखों के सामने माँ, चाची और बहन को उसके पिता और चाचा द्वारा कत्ल होते हुए देखा है। ये सभी लोग उसके अपने थे जिन्हें वो बेहद प्यार करता था, और इस वक्त वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया है। उसके पिता और चाचा जिंदा तो हैं, पर उनका जेल जाना अब तय है। एक खबर के अनुसार प्रसून ने कबूल कर लिया है कि उसने ही दोनों महिलाओं की कलाइयां और गले को काटा था। बहुत हैरानी की बात थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद देव परिवार का एक भी रिश्तेदार इन्हें देखने या मिलने के लिए नहीं आया। डॉक्टर के हिसाब से प्रतीक इस वक्त बुरी तरह से सदमे में है। उसे लंबे समय तक काउंसलिंग की जरूरत है ताकि वो इस ट्रेजेडी के सदमे से बाहर निकल सके। उसका घर परिवार सब खत्म हो चुका है। ऐसे में उसे किसी अपने की जरूरत है जो उसे संभाल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन प्रतीक को चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन या NGO के हवाले कर दिया जाएगा। हमारी यही प्रार्थना है कि प्रतीक को जल्द ही कोई सहारा मिल जाए और वो इस सदमे से उबर सके।